सो वेरी गुड मॉर्निंग वॉरियर्स। तो हाउ आर यू। तो अपने नेक्स्ट चैप्टर को लेके दैट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आई एम बैक, क्योंकि मैंने आपका ऑलरेडी 4th चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। होप कि आपने वो सब वीडियोस देखी है। नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दोज वीडियोस। बहुत इंपॉर्टेंटली आपको सारे टॉपिक समझाए हैं। समझाने के साथ साथ आई एक्चुअली मेक श्योर कि आपके पूरे NCERT एक्सरसाइज कंप्लीट कराऊँ, क्योंकि CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए NCERT कंप्लीटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने पूरी NCERT कंप्लीट कराई है, एक एक चीज़ टॉपिक समझाई है। इसमें भी इस चैप्टर में भी हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। हर टॉपिक क्लियर क्रिस्टल तरीके से पढ़ाऊँगी। उसके बाद आपका हर एक्सरसाइज कंप्लीट कराऊँगी। हाँ, सारे क्वेश्चन नहीं करा सकती क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा और कोई मीन नहीं बनता अगर सब एक एक करके समझाओ। कुछ क्वेश्चंस जो तुमको समझा देती हूँ, उसके बाद इट्स योर ड्यूटी टू सॉल्व इट। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट की ड्यूटी होती है उसको सॉल्व करना। कभी स्कूल वाले टीचर को देखे हो कि पूरे एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन बताना? दे डोंट इवन एक्चुअली सॉल्व द वन क्वेश्चन, जस्ट टेल दैट कि कंप्लीट योर एक्सरसाइजेस। बट वी आर नॉट डूइंग, वी आर हेल्पिंग यू। तुम्हारे ट्यूशन फीस बचा रहे, दैट यू एक्चुअली वर्क हार्ड थ्रू द फ्री प्लेटफॉर्म्स एंड गिव यू द बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन थ्रू विच यू स्कोर 95+ इन योर एग्जामिनेशन। सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है? हमारा चैप्टर का नाम है दैट वाज कॉल्ड द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये एक्चुअली जब आप सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ते हो, ठीक है, जब आप सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ते हो तभी उसमें एक टॉपिक होता है। जब सीक्वेंस पढ़ते हो तो उसमें आप जब देखते हो प्रोग्रेशन, हर प्रोग्रेशन को सीक्वेंस कहते हैं। याद रखना इस बात को। प्रोग्रेशन क्या आता है? जब आप सीक्वेंस के बारे में पढ़ते हो मतलब कोई एक पैटर्न फॉलो होना, ठीक है, कोई भी पैटर्न, जैसे कि 1 2 3 4 5, ये जो मैंने लिखा 1 2 3 4 5, तो ये भी तो पैटर्न है। हर दूसरा नंबर पहले नंबर से एक नंबर से छोटा है। हर दूसरा नंबर पहले नंबर से एक नंबर से छोटा है। तो कुछ सीक्वेंस, सारे प्रोग्रेशन को सीक्वेंस बोलते हैं, बट हर सीक्वेंस इज़ नॉट प्रोग्रेशन। जैसे अगर हम लिखे 1 कॉमा वेट, इफ़ आई एम राइटिंग, अगर हम लिख रहे हैं 0.3 0.3 0.33 0.333, तो इसमें तुम क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि हर एक टर्म में एक 3 बढ़ रहा है और विद द डेसिमल पॉइंट्स भी बढ़ रही है और 3 की मात्रा भी बढ़ रही है। तो इसको हम लोग सीक्वेंस कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग सीक्वेंस कहेंगे। बट रिमेंबर कि ये सीक्वेंस जो है ये तो सीक्वेंस कहलाता है, बट ये कोई प्रोग्रेशन नहीं है। अब आगे जाके 11th में पढ़ोगे कि प्रोग्रेशन 3 टाइप की होती है। दैट वाज AP, दैट वाज GP एंड दैट वाज HP, ठीक है। बट यू हैव टू ओनली कंसिडर्ड इन दिस 10th क्लास दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आप सिर्फ इसको पढ़ते हो। तो आओ तुम्हें समझाती हूँ ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है कुछ एग्जाम्पल से। तो सबसे पहली बात देखो, यहाँ पे तुम्हारे बुक का एग्जाम्पल मैंने पेस्ट किया है। रीना अप्लाइड फॉर अ जॉब एंड गॉट सेलेक्टेड। सी हैज़ बीन ऑफर्ड अ जॉब विद अ स्टार्टिंग monthly salary of 8,000 with an annual increment of 500 in her salary. Her salary for the first, second and third year will be respectively. तो क्या बोल रहा है कि रीना जो है वो एक जॉब के लिए सेलेक्ट हुई और जब वो सेलेक्ट हुई तो उसको मंथली 8,000 रुपया पे हुआ और हर साल उसकी जो सैलरी है वो 500 रुपया बढ़ती है। मतलब अगर पहला साल उसका 800 रुपया था तो दूसरा साल उसका क्या हो जाएगा? 8,500। फिर तीसरा साल और 500 बढ़ जाएगा, दैट मीन्स 9,000। और इसी तरह ये कॉन्टिन्यूसली बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हें एक प्रोग्रेशन देखने को मिल रहा है कि पहला टर्म दूसरा टर्म से कुछ ना कुछ क्वांटिटी से कॉन्स्टेंटली ज़्यादा है, जिससे दूसरा टर्म तीसरा टर्म से ज़्यादा है। पहला टर्म दूसरा टर्म से 500 ज़्यादा है, उसी तरह दूसरा टर्म तीसरा टर्म से 500 ज़्यादा है और इसी तरह हर एक टर्म दूसरे टर्म से 500 ज़्यादा है। तो दैट मीन्स ये एक प्रोग्रेशन कहलाता है, क्योंकि एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है हर कोई एक दूसरे से 500 के डिफरेंस पे। दैट मीन्स जब प्रोग्रेशन बनता है इस टाइप का, जिसमें कुछ प्लस और माइनस करते हो आप एक कांस्टेंट वैल्यू को हर एक नंबर को प्रोड्यूस करने के लिए, दैट आर कॉल्ड द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसी को क्या कहते हैं? उसी को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। आओ सेकेंड एग्जाम्पल देके समझो। द लेंथ ऑफ द रंग्स ऑफ द लैडर डिक्रीज यूनिफॉर्मली बाय 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप।
मतलब कि देखो यहाँ पे बोल रहा है ये जो लैडर दिख रहा है, ये जो सीढ़ी दिख रही है, इसमें जो लैडर की लेंथ है वो हर एक लैडर का लेंथ जो है, मतलब ये जो पहला लैडर है इससे दूसरा लैडर जो है वो 2 सेंटीमीटर डिक्रीज़ करता है। मतलब जितना भी सेंटीमीटर ये लैडर का लेंथ होगा उससे 2 सेंटीमीटर कम उसके ऊपर वाला का होगा, उससे 2 सेंटीमीटर कम उससे ऊपर वाला का होगा, उससे 2 सेंटीमीटर कम उससे ऊपर वाला का होगा, और इसी तरह ये क्या होता है, इसी तरह ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। तो जो बॉटम रंग है मान लो 45 सेंटीमीटर का है तो 2 कम करो, ये अगर 45 का है तो 2 कम करो तो ये क्या हो जाएगा 43, फिर 2 कम करो तो 41, फिर 2 कम करो तो क्या होगा, फिर 2 कम करो तो 39, और इसी तरह ये कॉन्टिन्यूसली चलते रहेगा। यहाँ पे भी देखो हर एक टर्म एक दूसरे के कांस्टेंट डिफरेंस पे है, हर एक टर्म एक दूसरे का क्या है, एक कांस्टेंट डिफरेंस पे है। और वही कांस्टेंट डिफरेंस जब कोई भी तुम एक सीक्वेंस बनाते हो जिसको प्रोग्रेशन, उसका जब कांस्टेंट डिफरेंस होता है उनके बीच का, जब किसी भी सीक्वेंस पे कांस्टेंट डिफरेंस होता है हर एक टर्म के बीच में तो उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और हर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस होता है, ध्यान रखना। तो तुम्हारा ये जो तुम्हारा बना, तुम इसको अगर लिखो 45, 43, 41 एंड 39, और ये कॉन्टिन्यूसली चलता जाएगा ऐसे। और 45, 43 से 2 ज़्यादा है, 43, 41 से 2 ज़्यादा है, तो ये कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। और एक कांस्टेंट टर्म के साथ, दैट इज़ 2, एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं 2, और यही कांस्टेंट वैल्यू जो पहला टर्म से और दूसरा टर्म का डिफरेंस होता है, पहला टर्म और दूसरा टर्म का डिफरेंस जो होता है उस कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, उस कांस्टेंट वैल्यू को वी कॉल्ड इट एज, उस कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट वाज कॉमन डिफरेंस। नाम से समझ जाना, उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जो हर एक टर्म के बीच का, हर पहले और दूसरे टर्म के बीच का डिफरेंस होता है। और ऐसी जो प्रोग्रेशन बनती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, दैट वाज कॉल्ड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझ आई? तो इन शॉर्ट जो लेंथ है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड और एथ रंग का फ्रॉम द टॉप टू बॉटम वो रिस्पेक्टिवली ये पैटर्न बना रहे हैं, और ये पैटर्न को सीक्वेंस कहते हैं। और जब हर एक टर्म के बीच में कांस्टेंट डिफरेंस या प्लस का एक कांस्टेंट डिफरेंस होता है या प्लस होता है तो उस टाइप के सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और जो कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंस होता है पहले और दूसरे टर्म में, दैट इज़ कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। पहले और दूसरे टर्म के बीच में जो डिफरेंस होता है वो हर एक पहले और दूसरे टर्म के बीच का डिफरेंस के बराबर होता है। मीन्स A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2। चाहे दूसरे टर्म को पहले टर्म से माइनस करो, 43 को 45 से माइनस करो, 41 को 43 से माइनस करो, 39 को 41 से माइनस करो, 37 को 39 से माइनस करो, हर में 2 आंसर आएगा। और जो आंसर आता है इनका दैट इज़ कॉल्ड एज व्हाट, इसी को हम लोग कहते हैं दैट वाज कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। समझ आया एग्जाम्पल से? तो आई होप दैट यू क्लियर ऑल द टॉपिक्स। अब आओ उसको लैंग्वेज थ्रू में। तो इस एग्जाम्पल का कंक्लूजन क्या निकला, इन द एग्जाम्पल एबव यू विल ऑब्जर्व कुछ पैटर्न्स, तुमने कुछ पैटर्न्स ऑब्जर्व किए। तो इन सम यू फाइंड दैट द सक्सीडिंग टर्म आर ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। तुमने देखा हर एक नंबर कुछ ना कुछ नंबर को प्लस करके मिल रहा है। जैसे पहले 8000 से 8500 पे जाने के लिए 500 प्लस करना पड़ रहा था, और दूसरे एग्जाम्पल पे 45 से 43 जाने के लिए -2 को प्लस करना पड़ रहा था। तो कुछ ना कुछ टर्म हमेशा प्लस करना पड़ रहा था अगले टर्म को पाने के लिए। तो इन अदर बाय मल्टीप्लाइंग विद अ फिक्स नंबर, इन अनदर वी फाइंड दैट दे आर द स्क्वायर ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स एंड सो ऑन। तो इसी टाइप्स के सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इन दिस चैप्टर यू शैल डिस्कस ऑन दिस पैटर्न्स, इसी पैटर्न्स पे तुम इसको डिस्कस करोगे कि कैसे सक्सीडिंग टर्म्स जो है पिछले वाले टर्म से एक कांस्टेंट फिक्स्ड नंबर से क्या करते हैं एक दूसरे के डिफरेंस पे होते हैं। मतलब पहला टर्म दूसरे टर्म्स के कांस्टेंट डिफरेंस पे होगा, दूसरा टर्म तीसरे टर्म से कांस्टेंट डिफरेंस पे होगा, और सबका कांस्टेंट डिफरेंस सेम होगा, और उसी कांस्टेंट डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं जिसको कॉमन डिफरेंस कहलाते हैं। तो आओ चलो इसको भी समझाती हूँ। व्हाट इज कॉल्ड टर्म। तो जैसे 45 था,
जैसे 43 था, जैसे 41 था। तो ये सारे को एक एक वैल्यू को जो है उसको हम लोग टर्म्स बोलते हैं। किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हर एक वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, टर्म्स कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 ये सारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एग्जाम्पल्स हैं और इसके हर एक नंबर को वी कॉल्ड इट एज टर्म। समझ आया व्हाट इज कॉल्ड टर्म इन एपी? एपी में हर एक एलिमेंट को टर्म कहा जाता है। दूसरा, फाइनली समझ आ गया इतने एग्जाम्पल्स, इतना सब कुछ पढ़ के कि एपी होता क्या है और कॉमन डिफरेंस होता क्या है, फाइनली डेफिनेशंस के थ्रू समझो। तो एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक लिस्ट ऑफ नंबर होता है, एक लिस्ट ऑफ नंबर होता है, ठीक है, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। हर एक टर्म, जो पहला टर्म है वो दूसरे टर्म से कोई चीज़ ऐड करके मिलती है। दूसरा टर्म तीसरे टर्म, मतलब पहला टर्म है तो दूसरे टर्म को निकालने के लिए कोई चीज़ ऐड करना पड़ता, तीसरे टर्म को निकालने के लिए कोई चीज़ ऐड करना पड़ता। तो हर एक टर्म जो है ऑब्टेन्ड होता है एक फिक्स नंबर को ऐड करके टू द प्रीसीडिंग टर्म। पहले वाले टर्म से उस नंबर को ऐड करो तो तुमको दूसरा वाला टर्म मिल जाएगा और उसी टाइप के सीक्वेंस को हम लोग प्रोग्रेशन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और जो हर एक नंबर के बीच का जो फिक्स नंबर होता है जिससे वो दोनों डिफ्रेंशिएट होते हैं, दैट आर कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं एपी का, ठीक है। और ये कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो समझ आया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय अ फिक्स्ड नंबर एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग। मान लो कि a2 हमें कैसे मिलेगा, जब हम लोग a1 में एक फिक्स्ड नंबर ऐड करेंगे, मान लो d। उसी तरह a3 कब मिलेगा, जब हम लोग a2 में एक फिक्स्ड नंबर ऐड करेंगे विच इज़ d। तो हर एक नंबर उसके पहले वाले नंबर का एक फिक्स नंबर से सम करके मिलता है। उसी तरह हर एक नंबर उसके प्रीसीडिंग टर्म से एक फिक्स नंबर ऐड करके मिलता है और वो फिक्स नंबर को ही कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। ये नेगेटिव, ज़ीरो और पॉजिटिव तीनों हो सकता है। अब तो कैसे हम लोग रिप्रेजेंटेशन करेंगे एक एपी का? तो एपी का रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही जैसे मैंने सिखाया, पहला टर्म है, दूसरा टर्म क्या होता है, प्रीसीडिंग टर्म प्लस फिक्स नंबर। प्रीसीडिंग टर्म हो गया a और फिक्स नंबर हो गया d। उसी तरह थर्ड में क्या हो गया, प्रीसीडिंग टर्म्स प्लस a। तो प्रीसीडिंग टर्म्स क्या था तुम्हारे पास, a प्लस d। तो क्या हो गया 2a, a प्लस d। तो क्या हो गया तुम्हारे पास, प्रीसीडिंग टर्म्स बोल रहे हो ना, तो a3 निकालना है। तो मैंने बोला प्रीसीडिंग टर्म्स प्लस d। तो प्रीसीडिंग टर्म क्या है ये, और उसमें d प्लस करो तो डैट विल बिकम a प्लस 2d। तो उसी तरह फोर्थ टर्म निकालना है तो प्रीसीडिंग टर्म प्लस t। तो प्रीसीडिंग टर्म ये हुआ, इसमें एक और d जोड़ दो तो ये हुआ। तो इस तरीके से ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी एपी को लिखने का, कि पहला टर्म को d से यानी कि फिक्स नंबर से ऐड करो तो तुम्हारे पास आगे वाले नंबर की वैल्यू मिलती है। तो ये जनरल फॉर्म है किसी भी एपी का, जिसको लिखते हैं जैसे कि a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ठीक है। तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, ये एक एपी का जनरल फॉर्म है। तो नोट करो, जब ये डॉट 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 फाइनाइट हो, कोई ना कोई नंबर से एंड हो रहा हो, तो वैसे टाइप्स के एपी को, जब एपी में ये जो फाइनाइट टर्म है ये कोई नंबर से एंड हो रहा हो, मतलब कि लास्ट नंबर गिवन हो, तो वैसे टर्म्स को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग फाइनाइट एपी बोलते हैं। ऑल्सो नोट करो कि हर एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जब लास्ट नंबर हो तो उस टाइप के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फाइनाइट एपी बोलते हैं, और जब वैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिनका फाइनल टर्म या लास्ट टर्म नहीं दिया हो, उसको उस टाइप के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तब होगा जब लास्ट टर्म गिवन होगा, लेकिन इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब होगा, जब फाइनल टर्म नहीं गिवन होगा। तो लास्ट टर्म जब नहीं गिवन होगा, ठीक है, और इसमें जब गिवन होगा तो फाइनाइट एपी होगा, जब गिवन नहीं होगा तो इनफाइनाइट एपी होगा, ठीक है। जनरल फॉर्म जिसको हम लोग एपी से रिप्रेजेंट करते हैं, याद हो गया, a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d, ठीक है। फाइनाइट टर्म in any AP, when the finite term is not available, they are called the infinite arithmetic progression, and when the final term is available, they are called the finite arithmetic progression.
तो अल्टीमेटली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरे भाषा में भी समझो कि इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मैथ में एक सीक्वेंस है नंबर का, ठीक है, जिसमें हर एक नंबर एक दूसरे से एक फिक्स नंबर से डिफ्रेंशिएट है या डिफरेंसेबल है। मतलब पहले नंबर को दूसरे नंबर से माइनस करो तो तुम्हें कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा हर बार, और वही कांस्टेंट वैल्यू को कॉमन डिफरेंस जो डी से डिनोट करते हैं, और ए से हम लोग पहला टर्म डिनोट करते हैं, और ए एन से क्या डिनोट करते हैं, एनथ टर्म। मान लो कि A1 डिनोट करना है, A2 डिनोट करना है, A3 डिनोट करना है, तो उस हिसाब से, ठीक है, उस हिसाब से तुम उसको क्या करते हो, उस हिसाब से तुम उसको डिनोट करते हो। समझ आया? तो सिंपल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसी भी मैथ में एक नंबर के सीक्वेंस होते हैं जिसमें हर एक नंबर प्रीसीडिंग नंबर से एक कांस्टेंट टर्म से जुड़ा होता है, और वही कांस्टेंट टर्म को हम लोग फिक्स नंबर बोलते हैं, और उसी फिक्स नंबर का काम क्या होता है, दैट वाज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, और उसी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, और उस कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। समझ आया? तो डी क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस विच इज़ द फिक्स नंबर, ए क्या हो गया, फर्स्ट नंबर, और ए एन क्या हो गया, तुम्हारा nth टर्म। अगर हम A1 लिख रहे हैं दैट मीन्स फर्स्ट टर्म, A2 लिख रहे हैं तो दैट मीन्स सेकेंड टर्म। तो अगर हम लोग A1 लिख रहे हैं तो फर्स्ट टर्म, A2 लिख रहे हैं तो सेकेंड टर्म, A3 लिख रहे हैं तो थर्ड टर्म। उसी तरह अगर AN लिख रहे हैं तो मीन्स nth टर्म। उस n की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, 1 2 3 4, वो सिर्फ टर्म्स को डिनोट कर रहा है, 4 से भी आगे जा सकते हो, वो सिर्फ टर्म्स को डिनोट कर रहा है। और इस nth टर्म को निकालने का फॉर्मूला होता है जो आपको पढ़ना है, दैट इज, वेट यहाँ पे लिखने दो मेरे को, इस nth टर्म को निकालने का एक फॉर्मूला होता है विच इज़ कॉल्ड और विच इज़ बी, दैट इज an, nth टर्म विल बी कैलकुलेटेड एज प्लस विद द फर्स्ट टर्म, पहला टर्म प्लस जो भी जितना हुआ टर्म है, nth टर्म है तो n-1, और जो कॉमन डिफरेंस है यानी कि d, उससे उसको माइनस कर दो, n-1 कॉमन डिफरेंस है तो n-1 इंटू विद d। सॉरी, ध्यान से समझना, थोड़ा अगर बाय मिस्टेक अगर हो गया, कुछ अलग बोल दिया तो फिर से सुनो कि nth टर्म क्या होता है। nth टर्म हो गया कोई भी टर्म किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, जैसे कि A1 लिखा तो पहला टर्म, A2 लिखा तो सेकेंड टर्म, उसी तरह डॉट 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 जहाँ तक जाओगे दैट इज कॉल्ड द nth टर्म। उस nth टर्म को निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 का होल डी। a हो गया तुम्हारा फर्स्ट टर्म, पहला चीज़, और a हो गया फर्स्ट टर्म, n हो गया जितना टर्म है, मान लो A1 है तो n क्या हो गया, मान लो A1 है तो n क्या हो गया, n विल बी 1, पहला टर्म, जितना हुआ टर्म है दैट इज रिप्रेजेंटिंग n, तो n क्या हो गया, जितना हुआ टर्म है इस n की वैल्यू जो यहाँ होगी वही होगी इस n की वैल्यू यहाँ पे, और -1 प्लस नॉट इंटू डी। ठीक है, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो गया, a प्लस n-1 का होल डी। ठीक है, n क्या सिग्निफाई करता है, पोजीशन ऑफ द टर्म। A1 क्या डिनोट करता है, A1 क्या डिनोट करता है, उस एलिमेंट का पोजीशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे कहाँ पे है, 1 नंबर पे है। A2 क्या डिनोट करता है, उस एलिमेंट का पोजीशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे 2 पे है। ठीक है, समझ आया। एक और चीज़ एक बार और समझा देती हूँ, मेरे को क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको समझ आ गया। हमने सीखा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो सीक्वेंस होता है जिसमें हर एक टर्म पिछले वाले टर्म से, मीन्स प्रीसीडिंग टर्म से एक फिक्स नंबर से क्या होते हैं, ऐड होते हैं, और उस फिक्स नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ए से हम लोग फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं, और किसी भी दूसरे टर्म्स को निकालने के लिए हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, nth टर्म का फॉर्मूला के लिए, जहाँ पे an डिनोट करता है क्या, जहाँ पे an डिनोट करता है nth टर्म को। nth टर्म मतलब उतना हुआ टर्म, मतलब A1 मतलब पहला टर्म, A2 मतलब सेकेंड टर्म, A3 मतलब थर्ड टर्म, और AN मतलब nth टर्म, और जहाँ पे n उसका पोजीशन डिफाइन करता है। जैसे A1 मतलब पहला टर्म, तो पहला टर्म का पोजीशन पहला हुआ तो मीन्स n का वैल्यू 1 हुआ। A2 मतलब सेकेंड टर्म, तो उसका पोजीशन सेकेंड हुआ तो दैट मीन्स n का वैल्यू 2 हो गया।
समझ आया? तो n उस टर्म का पोजीशन डिफाइन करता है सीक्वेंस में, और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी nth टर्म को निकालने के लिए, दैट इज ए एन बराबर a प्लस n माइनस वन का होल डी, ठीक है, मीन्स इंटू डी। समझ आया? अब आ जाओ, यही फॉर्मूला को दोबारा रिवाइज करो कि nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस वन का होल इंटू डी, ठीक है। अब सारे के सारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स को फाइंड आउट करने का, उनके सारे के सारे अर्थमेटिक टर्म्स को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला तो आपको मिल गया, nth टर्म। और दूसरा क्या कि अगर आपको सारे के सारे सीक्वेंस में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के नम या जितने भी टर्म हैं जिसको बोलते हैं उन सब के सम निकालने का अगर आपको फॉर्मूला जानना है तो दैट विल बी एस एन, उसको एस एन से डिनोट करते जहाँ तक आपको सम निकालना है। तो एस एन बराबर एन बाई टू, एन हो गया पोजीशन ऑफ द टर्म, एन बाई टू होल इंटू टू ए प्लस होल इंटू टू ए प्लस n माइनस वन का होल इंटू डी, ठीक है। तो दैट इज एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन का होल इंटू डी। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अगर आपको, ये तो जनरल और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में पहला टर्म और लास्ट टर्म दिया है तो आप उसके भी मदद से सम निकाल सकते हो, दैट इज एन बाई टू ए प्लस एल। ये हो गया लॉन्गेस्ट फॉर्मूला जो तो आपको हर जगह अप्लाई करना ही है। लेकिन अगर पहला टर्म कहीं दिया और सिर्फ लास्ट टर्म दिया और बोला कि सम फाइंड करके दिखाओ तो सिंपल, और टोटल नंबर ऑफ टर्म दिया है तो सिंपल n बाई टू करना और उसको a प्लस एल करके सम निकाल देना उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। समझ आ गया? आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स। सारे टॉपिक समझ आए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, an क्या होता है, a क्या होता है, n क्या होता है। फिर आपने सीखा nth टर्म निकालने का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन का होल इंटू डी, सम निकालने का फॉर्मूला n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन का होल इंटू डी, और अगर a और l दिया है टुगेदरली विद द वैल्यू ऑफ n तो n बाई टू ए प्लस एल विल बी दी अनदर फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म या पूरा अर्थमेटिक टर्म या जितने भी टर्म्स तक तुमको निकालना है उतना टर्म्स का इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलो आओ एक्सरसाइज पे आते हैं। आई होप कि आपने सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझ लिया है। अब तुमको यहाँ पे एक्सरसाइज डिस्कस करना है, ठीक है। 5.1 डिस्कस करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू द 5.2, ठीक है। 5.1 में इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहले यहाँ पे कुछ सिचुएशंस दिए हुए, इन सिचुएशंस को बोल रहा है तुम पढ़ो और बताओ कि कौन कौन से सिचुएशन है जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्रिएट कर रहे हैं। हमें पता है पहली चीज़, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वही क्रिएट करेंगे जिसमें पहला टर्म जो है यानी कि प्रीसीडिंग टर्म्स जो है उसके साथ जब फिक्स नंबर जुटेगा तभी हमें क्या मिलेगी, सक्सीडिंग टर्म, मतलब आगे वाली टर्म मिलेगी, ठीक है। अब द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, हर एक किलोमीटर के बाद जो टैक्सी का चार्ज है वो 15 रुपये बढ़ जाता है, मतलब 15 रुपये होता है फॉर द फर्स्ट टर्म। पहले टर्म के लिए 15 रुपये है और हर एक 8 रुपया हर एक एडिशनल किलोमीटर के लिए बढ़ जाता है। मतलब मैम क्या बोल रही हूँ समझ नहीं आया, समझो। मान लो कि एक टैक्सी है जो एक पॉइंट से स्टार्ट हुई यहाँ ए से बी तक पहुँची जो 1 किलोमीटर था। जब वो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है तो उसको 15 रुपये लगता है। कितना लगता है उसको? 15 रुपये। लेकिन जब वो जितना किलोमीटर टैक्सी जितना आगे और किलोमीटर से जाएगी उतना उसका 8 रुपया बढ़ते जाएगा। मतलब पहला किलोमीटर क्या हो गया, पहला मतलब इन शॉर्ट बोल रहे हैं, अगर उसको पहला किलोमीटर को कितना चार्ज देना पड़ेगा, 15। फिर आगे एक और किलोमीटर अगर वो टैक्सी चली तो 15 प्लस 8 कितना हुआ, दैट मीन्स दैट विल बी 23 रुपीज़ देना पड़ेगा। फिर वो अगर और 3 किलोमीटर चला, मीन्स पहले 2 किलोमीटर का तो 23 चार्ज, अगर वो और 1 किलोमीटर और चला मीन्स टोटल 3 किलोमीटर चला तो उसको 8 रुपया और लगेगा। तो दैट मीन्स दैट विल बी 31 चार्ज। तो इस तरह से हर एक डिजिट दूसरे डिजिट से 8 एक फिक्स नंबर से जुड़ रही है। बाद वाले डिजिट पहले वाले डिजिट से एक फिक्स नंबर से जुड़ रही है जो है 8। दैट मीन्स इसका कॉमन डिफरेंस क्या निकला, 8। और इसका कॉमन डिफरेंस जब 8 निकला और पहला टर्म 15 निकला मीन्स ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैंने बताया, दूसरा क्वेश्चन तुम्हारी ड्यूटी, तीसरा क्वेश्चन मैं बताऊंगी, चौथा क्वेश्चन तुम्हारी ड्यूटी।
ठीक है। तो द कोस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, द कोस्ट ऑफ digging a well after meter of digging when it cost rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter। मतलब जो कोस्ट है किसी भी वेल को खोदना, डिगिंग मतलब इट इज़ अबाउट टू खोदना। तो जब किसी वेल को खोदा जा रहा है तो जितना, याद रखना, जितना मीटर वो खोदेगा, पहला मीटर खोदेगा तो ₹150 लगेगा, दूसरा मीटर खोदेगा तो और 50 रुपये बढ़ जाएगा। तो दैट मीन्स मान लो एक कुआं है, इस कुएं में मान लो 1 मीटर 2 मीटर और आगे जाता है, तो 1 मीटर खोदा तो उसको 150 रुपया देने पड़े, लेकिन पानी नहीं मिला तो दूसरा मीटर उसको और खोदना पड़ा, तो उसको कितना देने पड़े, 150 में से 50 प्लस करो, तो दैट मीन्स उसको 200 रुपया पे करना पड़े। यहाँ भी नहीं मिला तो फिर 50 रुपये वो जुड़ेगा, तो 250 रुपये। दैट मीन्स हर एक टर्म एक दूसरे से, यानी कि सक्सीडिंग टर्म, यानी कि 250 ज़्यादा है मीन्स 50 प्लस हो रहा है विद द प्रीसीडिंग टर्म। उसी तरह 250 प्रीसीडिंग टर्म से एक फिक्स नंबर से प्लस हो रहा है और वो फिक्स नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। और जब इसमें भी कॉमन डिफरेंस है मीन्स थर्ड नंबर इज ऑल्सो एन एपी। ये भी एपी है, फर्स्ट नंबर भी एपी है, और सेकेंड और फोर्थ एपी है कि नहीं, इट्स योर ड्यूटी टू फाइंड इट। चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। बोल रहा है एक एपी का पहला 4 टर्म बना के दिखाओ अगर तुमको पहला और टर्म दिया है और कॉमन डिफरेंस दिया है। मैंने सिखाया है क्या, कोई भी जितना टर्म बनाना उतना टर्म निकालने का फॉर्मूला, दैट इज एन टर्म। एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 का होल इंटू डी। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग क्या, कि सबसे पहले जो गिवन है वो लिखो। गिवन क्या है हमें, a की वैल्यू और d की वैल्यू, ठीक है, a की वैल्यू और d की वैल्यू। तो a की वैल्यू क्या दी हुई है, a की वैल्यू 10 है, d की वैल्यू भी 10 है, तो a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 10 है। अब तुमको बोला पहला 4 टर्म निकालने, पहला टर्म तो दिया है दैट इज़ 10, उसके बाद सेकेंड टर्म निकालने के लिए दैट इज़ फॉर्मूला लगा वही a दैट इज़ 10, n यानी कि 2, क्योंकि मैंने बताया जो यहाँ पे लिखा होता है n टर्म जितना हुआ उसका पोजीशन है, a2 का पोजीशन 2 हुआ तो n का वैल्यू क्या हुआ, 2 हुआ, समझाया मैंने ऊपर, तो n का वैल्यू 2 हुआ -1 और d का वैल्यू 10 है, तो क्या हो गया, इसको सॉल्व करोगे तो 10 प्लस 10 और दैट विल बी 20, तो क्या हो गया, a2 का वैल्यू 20 आ गया। फिर a3 निकालो, दैट इज़ 10 प्लस यहाँ पे n का वैल्यू 3 हो गया -1 इंटू विद डी, तो दैट विल गिव यू व्हाट 10, दैट विल गिव यू 10 प्लस 20 मीन्स 30, ठीक है। उसी तरह a4 की वैल्यू निकालो, वैसा ही फॉर्मूला पुट करके, दैट इज़ 10 प्लस 4 माइनस 1 इंटू विद 10, दैट विल गिव यू 10 प्लस 30 मीन्स 40। समझ आया। तो इसी तरीके से तुमको बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एन टर्म। यू हैव टू कैलकुलेट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी। पहला टर्म दिया है, सेकेंड थर्ड फोर्थ निकालना है तुमको, तो पहला बना दिया, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो बाकी रेस्ट ऑफ द 4 क्वेश्चन इज योर ड्यूटी टू कंप्लीट इट, ठीक। फिर आते हैं, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अब जैसे तुमको ऊपर में पहला 4 टर्म बनाना था एपी का, अब तुमको यहाँ पे एपी दिया है तीसरे क्वेश्चन में और बोला उसका पहला टर्म और फर्स्ट टर्म जिसको पहला टर्म बोलते हैं और कॉमन डिफरेंस को हमें लिख के दिखाओ। तो क्या करोगे, पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस। मैंने बताया फर्स्ट टर्म क्या होता है, पहला टर्म एपी का, तो ये 1 नंबर देखो, 1 नंबर का पहला टर्म क्या है जिसको ए से डिनोट करते हैं, विच इज़ 3। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस आगे वाले नंबर से पीछे वाले नंबर का माइनस करके जो नंबर मिलता है दैट इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। मीन्स a2 - 1, क्योंकि मैंने बताया है हर आगे वाला टर्म पीछे वाले टर्म से एक कांस्टेंट वैल्यू से क्या होता है, ज़्यादा होता है, और उसी कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं,
कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो इस डी की वैल्यू निकालनी है तो सिंपल हम लोग को क्या करना पड़ेगा, A2 में से A1 माइनस करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि A2 में से A1 ही माइनस करो, तुम A2 को भी A3 से माइनस कर सकती हो, A4 को भी A3 से माइनस कर सकती हो, क्योंकि मैंने बोला हर टर्म अपने प्रीसीडिंग टर्म से कांस्टेंट टर्म से हर टर्म अपने प्रीसीडिंग टर्म से कांस्टेंट टर्म से ज़्यादा होता है। कांस्टेंट यानी कि फिक्स नंबर से ज़्यादा होता है, और उस फिक्स नंबर को क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे 2 है आज, यहाँ पे 4 कर दो, फिर यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 कर दो तो यहाँ पे 1 आएगा। समझ आई? तो यहाँ पे इन शॉर्ट क्या करना है, ये समझाने का क्या मतलब है कि तुम्हें डी निकालनी है। तो डी निकालने के लिए क्या करना होगा, डी निकालने के लिए तुमको A2 में से A1 माइनस करना पड़ेगा। A2 हो गया 1 और A3 हो गया -3, सॉरी A2 में से A1 माइनस करना पड़ेगा। तो A2 हो गया 1 और A1 क्या हो गया 3, मीन्स दैट वाज द फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, सेकेंड टर्म 1 है और फर्स्ट टर्म 3 है, तो D क्या आ गया, दैट विल बी -2। तुमने निकाल लिया, फर्स्ट टर्म भी निकाल लिया, कॉमन डिफरेंस भी निकाल लिया। कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला, कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके। कौन सा कॉन्सेप्ट, कि पहला टर्म होता है जिसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, और हर एक टर्म जो है अपने प्रीसीडिंग टर्म से एक फिक्स नंबर से ज़्यादा होता है। दैट मीन्स जो पहला टर्म है वो एक फिक्स नंबर से ज़्यादा होगा, तब हमें सेकेंड टर्म मिलेगा। दैट मीन्स अगर हम लोग डी को इधर ही रखें, क्योंकि हमें डी की वैल्यू निकालनी है, तो हमें ए को उधर ले जाना पड़ेगा। तो ए इधर प्लस में तो उधर माइनस में जाएगी। और अगर हम लोग को डी की वैल्यू निकालनी है तो A2 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, जो कि 1 है, जो कि सेकेंड टर्म 1 है, और जो फर्स्ट टर्म है दैट इज़ 3। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, दैट विल -2। समझ आई बात? तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं 4 नंबर। बाकी 2 क्वेश्चन, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज योर ड्यूटी टू फाइंड इट। ठीक है, अब इस प्रोग्रेशन को देखो, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें हमें फर्स्ट टर्म बताना है, दैट इज A, और D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म तो पहला टर्म होता है, तो सिंपल 0.6 लिख दो, इसमें कोई माथापाची है नहीं। मैंने सिखाया है कि हर टर्म अपने प्रीसीडिंग टर्म से कांस्टेंट नंबर से ज़्यादा होता है इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दैट मीन्स A3 जो है वो अपने आगे वाले टर्म, मतलब प्रीसीडिंग टर्म विच इज़ A2 सेकेंड टर्म से एक फिक्स नंबर से ज़्यादा होगी। दैट मीन्स A3 में से अगर हम लोग A2 माइनस कर दे तो हमें D की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि हमें तो प्रोग्रेशन दिया हुआ है, मीन्स A2 A3 A4 सबकी वैल्यू पता है। तो A3 में से जो कि 2.8 है, उसमें अगर हम 1.7 को माइनस कर दे, 1.7 को माइनस कर दे तो हमें D मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली D की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज़ 1.1। क्या आ गई, 1.1 आ गई। ठीक है, समझ आ गया D निकलता कैसे, किसी भी टर्म को उसके प्रीसीडिंग टर्म से माइनस कर दो तो वो फिक्स नंबर यानी कि कॉमन डिफरेंस की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, समझ आया कैसे एक AP से उसका फर्स्ट टर्म और दैट वाज कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट किया जाता है। अब आ जाओ 4 नंबर पे। इस नंबर पे तुमको क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP। पहला तो इनमें से चेक करना है कौन कौन से AP है, और अगर वो AP है तो उसके फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को फाइंड करना है। ठीक है, पहले तो फर्स्ट टर्म, फिर कॉमन डिफरेंस, और फिर थर्ड उसका और 3 टर्म को फाइंड करना है। मीन्स जितना तक दिया हुआ उससे और 3 को एक्स्ट्रा टर्म फाइंड करना है तुमको, ये बोला है क्वेश्चन। ठीक है, पहले तो चलो डिस्टिंग्विश करते और पहले पता करते कौन AP और कौन AP नहीं है। 2 4 8 16। तो 2 जो है 4 से, मतलब पहले टर्म को अगर दूसरे टर्म से माइनस करें, दैट इज़ 4 - 2। यहाँ पे दोनों का डिफरेंस 2 आ रहा। वेट थोड़ा मेरे को पेन पतला करने दो, क्योंकि जूम आउट थोड़ी एक्स्ट्रा हो गई है। ठीक है, अब क्या है देखो, अगर यहाँ पे 2 है तो 2 से 4 कितना बड़ा है, 2 से 4 कितना बड़ा है, 2 से, मीन्स अगर 4 में से तुम 2 माइनस करोगे तो दैट विल बी 2। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस इसमें क्या आ रहा है, दैट इज़ 2। कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है। उसी तरह 4 में से अगर 8 माइनस करोगे तो दैट विल बी 4, मीन्स पहले मैंने बताया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में
हर कंसेक्यूटिव टर्म को माइनस करके एक कंसेक्यूटिव फिक्स नंबर मिलता है। हर कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करके एक फिक्स टर्म मिलता है जिसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। मीन्स अगर तुम a2 को a1 से माइनस कर रही हो तो वही मिलेगा जो a3 को a2 से माइनस करके मिल रहा है। तो अगर 4 में से 2 माइनस करके 2 मिल रहा है तो वही मिलना चाहिए 8 में से 4 माइनस करके, बट दिस इज़ नॉट राइट, दैट मीन्स ये AP नहीं है। अब आ जाओ नेक्स्ट। उसके बाद क्या है, उसके बाद तुम्हारा ये बनाती हूँ। इस AP में 0 और -4 है तो सिंपल है, अगर इसको AP चेक करना है तो A2 में से A1 माइनस करो, उसको चेक करो कि ये A3 में से A2 माइनस करके बराबर है कि नहीं। तो A2 क्या है -4 और A1 क्या है 0, A3 क्या है -8 और A2 क्या है, दैट विल माइनस ऑफ -4। तो -4 इधर आ गया, -8 आ गया इधर, +4, माइनस माइनस +4 तो +4, तो -8 +4 दैट विल बी द -4 और -4। इसमें देखो पहला टर्म और दूसरे टर्म के बीच में एक फिक्स नंबर का डिफरेंस आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज AP। ये क्या है AP। तो बाकी नंबर को भी इसी मेथड से सॉल्व करो। पहले टर्म को दूसरे टर्म से माइनस करके देखो कंसेक्यूटिवली 2-3 बार, 2-3 टर्म्स के लिए। अगर वो सेम आ रहा है हर एक टर्म के लिए तो वो एक AP है, और सेम नहीं आ रहा तो दैट मीन्स वो AP नहीं है। जनरली पहले और दूसरे और तीसरे और चौथे को इस्तेमाल करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे तुम्हें पता चल गया कौन AP है कौन AP नहीं है। जो AP नहीं है उसको सिंपल बोल दो दिस इज़ नॉट एन AP, और जो AP है उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करो और एक्स्ट्रा 3 टर्म निकाल के दिखाओ। जैसे हमें एक AP मिल गया है तो इसी का कॉमन डिफरेंस अभी हमें पता चला। कैसे निकालते हैं, तुमने वैसे भी निकाल लिया, बट एक बार मैं सॉल्व भी कर देती हूँ। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, टर्म माइनस द प्रीसीडिंग टर्म। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो A2 क्या है -4, प्रीसीडिंग टर्म क्या है 0, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या आ गई -4। ठीक है, अब तुमको आगे और 3 टर्म निकालना है। मतलब हमारे पास 1 टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है, 4 टर्म है, 5, 6, 7, ये 3 टर्म निकालना है। तो A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है। nth टर्म का फॉर्मूला सिखाई हूँ, तो बस पुट करो और इस्तेमाल करो। A5 बराबर A यानी कि पहला टर्म प्लस n-1 यानी कि 4, 5 - 1 यानी कि 4, और D मतलब -4। तो A5 क्या आ गया, दैट विल बी -16। यार अब कर दूँ, क्लियर हो जाएगा समझने में। ठीक है, उसी तरह सेकेंड टर्म निकालने का फॉर्मूला कि A प्लस करो, A हो गया 0 प्लस 6 - 1 मीन्स n-1, और 6 - 1 क्या होता है 5, और 6 - 1 में तुम क्या मल्टीप्लाई करोगे, दैट विल बी D, दैट विल बी -4, और जिसका वैल्यू क्या आ रहा है, दैट वाज -20। ठीक है, उसके बाद A7 निकालने के लिए A प्लस n-1 का होल D। A क्या है 0, n-1 मीन्स 6, और D मीन्स -4, और दैट विल गिव यू -24। तो A7 का वैल्यू क्या हो गया, -24। ठीक है, तो यही करना है तुमको बाकी क्वेश्चन में। जो AP नहीं है उसको सिंपल लिख दो दिस इज़ नॉट AP। जो AP है उसका सबसे पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड करो, और कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के बाद nth टर्म का फॉर्मूला इस्तेमाल करके नेक्स्ट 3 टर्म को फाइंड करो, नेक्स्ट 3 मोर टर्म को फाइंड करो। ठीक है, आई होप आप यहाँ तक समझ गए। अब आ जाओ किस पे, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 5.2। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है यार, मतलब आपको मैंने पूरी टॉपिक एक बार में समझा दी है। अब आप, मेरी ड्यूटी है कि आपको हर एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझाऊं। ठीक है, तो लेट गेट स्टार्टेड। एक्सरसाइज 5.2। तो हम लोग 5.2 में क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन में देखो, तुम्हें जो चीज़ गिवन है उसके मदद से तुमको जो ब्लैंक पोर्शन है उसको फिल करना है। सबसे पहले क्या, A गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन में, D गिवन है, N गिवन है, तुमको nth टर्म निकालना है। अब सबसे पहले तो A क्या गिवन है लिखो। A क्या गिवन है तुम्हारे पास, A इज़ गिवन दैट इज़ 7। A 7 दिया है, D क्या दिया है 3 दिया है, N क्या दिया है 8 दिया है, और A nth टर्म निकालना है। A nth मीन्स A 8 टर्म।
ठीक है, और विच हैज़ द फॉर्मूला a प्लस 8 माइनस 1 का d, ठीक है। a क्या होता है 7, 8 माइनस 1 क्या होता है 7, 8 माइनस 1 क्या होता है दैट विल बी द 7, और d मतलब 3, तो दैट विल 7 प्लस 7 3 जा 21 मीन्स दैट विल इक्वल टू 8 और 2 दैट वाज 28। तुम्हारे पास फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आया आंसर दैट विल 28। तो इन शॉर्ट तुम्हें ये क्वेश्चंस में क्या करना है, जितनी चीज़ें गिवन है उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके रेस्ट फिल इन द ब्लैंक बढ़ना है, ठीक है। एक और सॉल्व कर देती हूँ, चलो 5 सॉल्व करती हूँ। इसमें नहीं, ये सिमिलर है, ये हटाओ, पहले ही वाला है। तुम बोलोगे मैम एक ही जैसा बना दिए, हार्ड वाला तो बनाया ही नहीं। देखो 4 नंबर सॉल्व करती हूँ। ए की वैल्यू दी हुई है, डी की वैल्यू दी है, और ए nth टर्म की वैल्यू दी हुई है और n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हम जानते हैं कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 का होल इंटू डी, ठीक है। अब जो जो वैल्यू दी हुई है उसको पुट करो। ए एन की वैल्यू क्या दी है दैट विल गिवन, ए एन का वैल्यू क्या दिया हुआ है जो कि हमारे पास 3.6 है, ठीक है। तो ए एन का वैल्यू क्या दिया है दैट इज 3.6। ए का वैल्यू क्या दिया है -18.9। एन का तो वैल्यू निकालना है तो इसको एज इट इज़ रखने दो। डी का वैल्यू दिया है 2.5, ठीक। अब इस चीज़ को दोबारा लिखो और सॉल्व करो। मीन्स 18.9 इधर नेगेटिव है तो उधर जाके क्या हो जाएगा दैट विल बी पॉजिटिव। तो 18.9 प्लस 3.6 गिव यू n minus 1 whole into 2.5, n minus 1 whole into 2.5। अब 18.9 से 3.6 को प्लस करोगे तो इट विल गिव यू अप्रॉक्स 22.5, ठीक है, इज इक्वल्स टू n माइनस 1, और 2.5 उधर मल्टीप्लाई में तो उसको इधर डिवाइड में भेजो तो दैट वाज 25 पॉइंट में। दोनों का पॉइंट उड़ाओगे तो तुम्हारे पास सिंपलेस्ट नंबर मिल जाएगा। मीन्स अगर 22.5 को अगर 2.5 से उड़ाओगे, काटम कुटम करोगे तो इसका ऊपर 10 इसका नीचे 10, तो 10 तो कट गया, और इसको काटोगे 5 का टेबल से तो 5 4 जा 20, और 5 5 जा 25, और 5 5 जा 25, और 5 9 जा 45। तो दैट मीन्स इधर क्या वैल्यू मिला दैट वाज, इधर क्या वैल्यू मिला दैट वाज 9, और 9 बराबर क्या हुआ n माइनस 1, 1 को उधर भेजो तो दैट मीन्स n का वैल्यू क्या मिला 10 मिला। तो फिल इन द ब्लैंक्स को भर दो दैट इज़ दी 10। तो इस तरह से आपको 5.2 की पहला नंबर सॉल्व करना है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग जस्टिफाई। MCQ है, तुम्हारे पास क्वेश्चन दिया है, आंसर निकालो और टिक करो। 30th टर्म ऑफ द AP का 30वां टर्म निकालना है, मतलब A30 निकालना है। A30 का फॉर्मूला क्या है, A प्लस n माइनस 1 मीन्स 30 माइनस 1 मीन्स 29 इंटू डी। अब A और D का फाइंड करो। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में A की वैल्यू टू 10 है और D की वैल्यू A2 माइनस 1 है, मीन्स 7 माइनस 10, और 7 माइनस 10 का वैल्यू -3 है, ठीक है। पुट करो वैल्यू। A30 बराबर A का वैल्यू 10 है 29, और D का वैल्यू क्या है, और D का वैल्यू -3 है, ठीक है। तो दैट इज इक्वल्स टू 10 माइनस 3 9 जा 27 का 2, 3 2 जा 6 7 8, तो दैट विल इक्वल टू व्हाट दैट इज 7, एंड 8 में से 1 गया दैट इज 7, दैट इज 7। और क्योंकि ग्रेटर वाला नंबर नेगेटिव है और स्मॉलर वाला नंबर पॉजिटिव है तो दैट मीन्स नेगेटिव साइन तो लगेगा ही लगेगा। तो और 87 से तुमने 10 माइनस किया दैट विल बी 77, और ग्रेटर नंबर नेगेटिव है रादर देन द स्मॉलर नंबर, तो ग्रेटर नंबर नेगेटिव है तो जो रिजल्टेंट होगा वो भी नेगेटिव में होगा। तो तुम्हारा आंसर क्या हो गया दैट वाज C नंबर -77। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन इज योर ड्यूटी टू सॉल्व इट। सिमिलर क्वेश्चन है, बस डेटा अलग है, सॉल्व करके कमेंट डाउन करो। अब 3 नंबर कैसे बनाया मैम, ये क्या महाभारत छपवा दिया है। आ जाओ क्वेश्चन तुम्हें मैं सॉल्व करना सिखाती हूँ। मैं 3 नंबर का सिर्फ 3 नंबर बनाऊंगी क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, और बाकी आपके क्वेश्चंस की ड्यूटी है कि आप सॉल्व करो। पहले यहाँ क्वेश्चन लिखती हूँ 5 और 9 1/2। 5 2 डैश डिनोट कर रही हूँ बॉक्स की जगह,
और 9 1/2। 9 1/2 को हम लोग 19/2 भी लिख सकते हैं। पहला टर्म ए जो है वो 5 दिया है, दूसरा टर्म नहीं पता, तीसरा टर्म नहीं पता, लेकिन चौथा टर्म हमें दिया है। क्या? पहला टर्म हमें क्या दिया है? 5 दिया है, दूसरा टर्म नहीं पता, तीसरा टर्म नहीं पता, बट चौथा टर्म हमें पता है 9 1/2। ठीक है, चौथा टर्म हमें क्या पता है? दैट इज़ 19/2। अब चौथा टर्म का फॉर्मूला क्या है? दैट इज़ a + n-1 d बराबर 19/2। ए का वैल्यू आपको पता है क्या है? 5। तो 19/2 को a से माइनस कराओ तो दैट मीन्स 5। तो क्या हो जाएगा? 19 - 10/2 दैट विल बी 9/2। तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा? दैट इज़ 3/2। तो आपको इस तरीके से d की वैल्यू पता चल गई। ये दिमाग को लगा के कि a4 बराबर ये है, a4 का फॉर्मूला लगाओ, a की वैल्यू पुट करो तो d की वैल्यू 3/2 मिल जाती है। हमें क्या निकालना है? a2, और a2 का फॉर्मूला क्या है? a + d। a की वैल्यू पता है हमें 5 और d की वैल्यू अभी हमने निकाला 3/2। तो दैट विल बी 2, 10 + 3 13/2। तो क्या निकल गया? 13/2 निकल गया a2 की वैल्यू। a3 की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला a + 2d। ठीक है, a की वैल्यू अभी निकाला, अभी पता था हमें 5, और d की वैल्यू अभी निकाला, दैट इज़ 3/2। 2 2 काट दिया तो दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी 8। तो क्या आया a3 की वैल्यू? दैट विल बी 8। तो इसी तरीक़ा से बाकी क्वेश्चंस भी ऐसे ही मेथड का इस्तेमाल करके आपको सॉल्व करना है। सॉल्व हो जाए तो कमेंट डाउन करो, नहीं हो तो कमेंट डाउन करो, हम तुमको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके दिखाऊंगी। अब क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ द AP इज 78? तुम्हें बताना है n की वैल्यू। क्या? n का वैल्यू बताना है। an तुम्हें दिया है, nth टर्म दिया है कि वो 78 है। तुम्हें बताना है 78 कितनावा टर्म है उस AP में। तुम्हें a की वैल्यू दी हुई है 3, याद रखना, और d की वैल्यू दी हुई है 5, क्योंकि 8 - 3 कितना होता है? दैट विल बी 5। हमें पता है an का वैल्यू दैट इज़ a + n-1 का d होल इंटू d। an की वैल्यू 78 है, an की वैल्यू क्या है? 78 है। nth टर्म की वैल्यू दी है, हमें n की वैल्यू निकालनी है, और a की वैल्यू क्या दी हुई है? 3 और n-1, nth टर्म हमें nth टर्म की वैल्यू दी है, n की वैल्यू हमें निकालना है। d की वैल्यू क्या दी हुई है हमें? 5। 8 - 3 5। ठीक है, अब दैट इज 78 बराबर 3 + n-1 इंटू विथ 5। 3 को उधर भेजो, 78 - 3 दैट इज 75। 5 को इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 5 डिवाइड में, और इधर क्या बच गया? n-1। तो n-1 बराबर दैट इज़ 5 × 1 = 5 और 5 5 × 25, 15 आ गया। दैट मीन्स 1 को उधर भेजो तो n का वैल्यू क्या हो गया? तो 1 को उधर भेजो तो n का वैल्यू क्या हो गया? दैट विल बी 16। ठीक है, तो n का वैल्यू क्या हो गया? 16 हो गया। तो 4 में समझ आ गया कि कौन सा टर्म है AP का जो 78 है, दैट विल बी द 16 टर्म ऑफ एन AP विच इज़ दैट इज़ 78। उसके बाद आ जाओ 5th नंबर क्वेश्चन में। एक बनाऊंगी, एक तुम्हारी ड्यूटी। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन विच ऑफ द फॉलोइंग AP। नंबर ऑफ टर्म बताओ, कितना गो टर्म है इस AP में। तो अगर हम लोग 205 का n का वैल्यू बता दे कि ये कितना हुआ टर्म है उस AP का, तो हमें पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ टर्म है, क्योंकि लास्ट टर्म हमें दिया है, लास्ट टर्म मतलब nth टर्म दिया है, an की वैल्यू दी है, और उस an की वैल्यू में से n की वैल्यू निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना टर्म है AP में। तो लेट्स सेट गो। इस AP में a की वैल्यू 7 है, और d की वैल्यू क्या है? और d की वैल्यू दैट विल बी 13 - 7, और 13 - 7 क्या होता है? 6। ठीक है, सो अब हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला जानते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला है दैट इज़ a + n-1 का होल इंटू d, जहाँ पे a nth टर्म क्या है? 205 है, और a की वैल्यू क्या है? 7 है। n का टर्म n जो है हमें निकालना है, क्योंकि हमें बताना है कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, क्योंकि 205 लास्ट टर्म है, इसलिए n की वैल्यू हमें पूरे नंबर ऑफ टर्म्स AP के बता देंगे। d की वैल्यू 6 है। 7 को उधर भेजो, माइनस करो तो 15 में से 7 जाता है तो 8 बचता है, और यहाँ पे कैरी लिए थे तो 9 और 1,
तो 198 में से इधर 6 मल्टीप्लाई में तो उधर डिवाइड में जाएगा, तो n-1 इधर बचा। तो 6 को डिवाइड लगाए तो 6 8 जा बोलती हूँ, 6 3 जा 18, और 18 में से 19 में से 18 गया 1 आया, तो दैट मीन्स 18 अगेन, तो देन 6 3 जा 18। तो n का वैल्यू क्या हो गया 33 + 1, दैट विल बी 34। समझ आ गया ये? तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आए, दैट विल बी 34, 34 टर्म्स आए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन फाइंड करो और आंसर कमेंट डाउन करो। आ जाओ, अब यहाँ पे भी सिमिलर क्वेश्चन है, बताना है कि तुम्हें चेक वेदर -150 इज़ अ टर्म ऑफ द AP। तुम्हें बताना है कि -150 AP का टर्म है कि नहीं। तो -150 अगर AP का टर्म है मीन्स A nth की वैल्यू है, मीन्स nth टर्म की वैल्यू है। अगर इसमें n की टर्म अगर इंटीजर आई, पॉजिटिव इंटीजर आई, दैट मीन्स कि AP में है, और अगर नहीं आई तो दैट मीन्स AP में नहीं है। इसको सॉल्व करके कमेंट डाउन करो कि AP में है कि नहीं, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन मैंने पीछे बताया है जिसमें तुमको nth टर्म दिया है, बस n टर्म निकालना है। इसमें भी तुम्हें nth टर्म दिया है, n टर्म निकालना है। अगर n टर्म पॉजिटिव आया, वो भी इंटीजर, तो ये हो गया एग्जिस्ट, नहीं आया तो नहीं होगा। पूरा क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी मुंह से सॉल्व करके तुम्हें बता दिया। आ जाओ 7 नंबर में, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP हुज 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करती हूँ। देखो तुम्हें क्या निकालना है, 31st टर्म निकालना है AP का, और गिवन क्या है कि 11 टर्म जो है AP का वो 38 है, और 16 टर्म जो है वो AP का वो 73 है। अब 11 टर्म है तो दैट मीन्स हमने सीखा है फॉर्मूला, दैट इज nth टर्म का फॉर्मूला A + n-1। n क्या है 11, तो 11 - 1 10 D, दैट इज इक्वल्स टू 38। और 16 टर्म क्या है 73, तो दैट मीन्स A + 16 मतलब n = 16, और n-1 मीन्स 16 - 1 दैट इज 15 ऑफ D = 73। समझ आ गया? ये दो इक्वेशन मिल गए। तुम्हें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में सिखाया है कि कैसे इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके A और D की वैल्यू निकालो, और A और D की जैसे वैल्यू निकलेगी तो 31st टर्म निकाल दो। 31st टर्म मतलब n = 31 दिया है, तुमको A of 31 निकालना है, तो सिंपल फॉर्मूला पुट करो, 31 - 1 30 × D। A और D के वैल्यू इस दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके आएगी, उसको यहाँ पे पुट करना और तुम्हें 31st टर्म भी मिल जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। मतलब बोल रहा है एक AP 50 को टर्म करता है, मीन्स n = 50, और वो 50वां टर्म 106 है। लास्ट टर्म क्योंकि दिया है, क्योंकि 50 को टर्म कंटेन करता है, और 50वां टर्म 106 है, ठीक है। और तीसरा टर्म जो है वो 12 है, तो तुम 29th टर्म निकालो। तो दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 50 है, मतलब n = 50 है। थर्ड टर्म दिया है, दैट मीन्स A + 2D की वैल्यू कितनी दी है, थर्ड टर्म 12 दी है। उसके बाद nth टर्म दिया है, nth टर्म मतलब A + 50 - 1 मीन्स n-1 49, D का वैल्यू कितना दिया है, दैट विल बी गिवन यू, दैट इज़ 106। इसको तुम सॉल्व करो, माइनस लगाओ, एलिमिनेशन मैथड, माइनस क्या कट गया A, बचा क्या तुम्हारे पास, दैट इज़ 47D। क्या बता 47D विद द नेगेटिव साइन, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन बचा, दैट इज़ 4, दैट इज़ 9 94। ये क्या हो गया 94 विद द नेगेटिव साइन, नेगेटिव नेगेटिव कट गया, तो D की वैल्यू क्या आ गई, D की वैल्यू 2 आ गई। क्या आ गई, D की वैल्यू 2 आ गई। और D की वैल्यू 2 आ गई, D की वैल्यू 2 आ गई, तो पहला वाला इक्वेशन में पुट करके A की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि हमने 29 टर्म निकालना है। तो हमें पता है A + 2D = 12। अभी हमने D की वैल्यू क्या निकाली, 2 निकाली, तो 2 × 2 क्या हो गया, दैट इज़ 4 = 12। तो तुम A की वैल्यू निकाल लो, दैट इज़
8। और जब a की वैल्यू 8 आए, ध्यान देना, जब a की वैल्यू 8 आ जाए और d की वैल्यू 2 आ जाए तो आराम से 29th टर्म निकल जाएगा। दैट इज़ a विच इज़ 8 प्लस n-1 मीन्स 28 और d मीन्स 2। तो दैट मीन्स 8 प्लस 2 6 जा 18, 1 2 2 जा 4 1 5, दैट मीन्स 64 आ गया 29th टर्म। ठीक है, आई होप आपको समझ आया और आप सॉल्व कर लोगे। सॉल्व किया, पूरा तो सॉल्व कर दिया, आप क्या सॉल्व करोगे आप। तो इफ द थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 4 एंड -8, सिमिलर क्वेश्चन है जैसा मैंने आपको 7 नंबर बना के दिखाया, वही है जैसे इसमें 11 टर्म और 16 टर्म की वैल्यू दी थी, इसमें बस 9th टर्म और थर्ड टर्म की वैल्यू दी है, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज कर दी है। तो तुम्हें दिखाना है कि कौन सा जो टर्म है वो ज़ीरो है। अब बोलोगे मैम ये कैसे दिखाएंगे, ये तो थोड़ा यूनिक है, थोड़ा समझा दो। तो देखो, सबसे पहले तो तुम्हें दो लीनियर इक्वेशन मिलेंगे इन दोनों फॉर्मूला से, थर्ड टर्म और 9th टर्म से। उस दोनों को सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकाल देनी है। और ए और डी की जैसे वैल्यू निकल जाए, ध्यान देना, ए और डी की जैसे वैल्यू निकल जाए उसके बाद तुम क्या करना, nth टर्म का फॉर्मूला लगाना। मैम अब nth टर्म क्यों लगाए, सोचोगे ना, हमें तो ज़ीरो की वैल्यू पता करनी है कि कौन सा टर्म जो है, कितना हुआ टर्म जो है जीरो आ रहा है एक एपी में। तो वही तो बोल रही हूँ भाई, कितना हुआ टर्म जीरो आ रहा है, मीन्स nth टर्म तो ज़ीरो ही है और तुमको निकालना है n की वैल्यू कि कितना हुआ टर्म है जो जिसमें उस nth टर्म की वैल्यू ज़ीरो आ रही है। a की वैल्यू तुमने निकाली, d की वैल्यू निकाली, तो n की वैल्यू तुमको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी। ठीक है, तो सॉल्व करो और इसको भी, इसके आंसर भी कमेंट डाउन करो। देखती हूँ भाई कितनी पंक्चुअलिटी है, कितनी डिसिप्लिन है तुम में। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। जो 17वां टर्म है एपी का, वो उसके 10वां टर्म को एक्सीड करता है बाय 7। तो उनका कॉमन डिफरेंस फाइंड करो। चलो आओ निकालते हैं। 17th टर्म एपी का मतलब a प्लस 16d, ये हो गया 17 टर्म। तो जो 17 टर्म है एपी का, वो क्या करता है, वो एक्सीड करता है। एक्सीड मतलब बढ़ता है, प्लस, तो 7 प्लस करता है किसके, 10th टर्म के। 10th मीन्स a प्लस 9d। तो अब इसको सॉल्व करो, इधर a कट गया, 16 में से 9 गया तो 7d बचा, इधर माइनस करके लाओ तो 9 को, तो 7d बचा, इधर भी 7 बचा, तो d बराबर क्या आ गया, दैट विल बी 1। तो क्या निकालना था तुम्हें, कॉमन डिफरेंस। निकल गया कॉमन डिफरेंस, 10 नंबर हो गया सॉल्व। अब बोल रहा है इनमें से कौन सा टर्म है एपी का जो 132 मोर देन इट्स 54th टर्म है। जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। अब मैम बोलोगे मैम ये क्या महाभारत हो गई, ये तो समझ ही नहीं आया। तो सबसे पहली बात तो तुम्हें निकालना है वो टर्म जो कि 132 ज़्यादा हो 54th टर्म से। मतलब वो टर्म निकालना है a प्लस n-1 का d। उस टर्म की पोजीशन फाइंड करनी है, यानी कि वो nth टर्म निकालना है। ये उसका फॉर्मूला जो कि क्या है, 132 मोर देन है 54th टर्म से। 132 मोर देन है उसके 54th टर्म से, और 54th टर्म में nth का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस n-1। 54 टर्म है तो 54 - 1 दैट इज द 53 इंटू विथ d। तो यू कैन राइट 132 प्लस a प्लस 53d। ठीक है, तो दोनों तरफ काटो, a से a कट गया तो यहाँ पे क्या बचा, दैट इज n-1 का होल इंटू d बराबर 132 प्लस ऑफ 53d। हमें कॉमन डिफरेंस पता है, देखो कॉमन डिफरेंस निकालो इस इक्वेशन का। कॉमन डिफरेंस बराबर 15 - 3 दैट विल बी 12। पुट करो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू, ये क्या हो गई, n-1 इंटू विथ 12 बराबर 132 प्लस 53 में से 12 मल्टीप्लाई करो, उसके बाद जो वैल्यू आए उसको 132 से प्लस करो, 12 से डिवाइड करो और अच्छा वैसे एक चीज़ तुमको कॉमन लेके सॉल्व कर सकते हो। ये क्या होता है, 12 इंटू 11। 132 क्या होता है, 12 इंटू 11। देख लो 12 इंटू 11 करोगे तो तुम्हारे पास 132 ही आएगा। तो 12 कॉमन ले लो, तो दैट मीन्स 11 प्लस 53। 12 नीचे आ जाएगा
12 क्या हो गया, ये 12 इधर आ गया नीचे, यहाँ पे n-1 हो गया, 12 कट गया, प्लस कर दो, दैट इज़ 4 and 6, तो 64 + 1 दैट इज़ 65। तो n का वैल्यू क्या निकला, दैट इज़ द 65। तो कौन सा टर्म AP का है जो 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, दैट इज़ द 65th टर्म, 65th टर्म, मतलब n का वैल्यू 65 है। ठीक है, अब आ जाओ 12 नंबर आसान है, ये खुद से सॉल्व करना। 13 नंबर, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9, कितने ऐसे 3 डिजिट के नंबर है जो 7 से डिवाइड हो, ये भी आसान है। सबसे पहले 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1000 से, और कहाँ ख़त्म होता है, 999 में, 999 में ख़त्म होता है। तो सबसे पहला नंबर ढूंढो जो 1000 से बड़ा हो, ज़्यादा बड़ा नहीं, कम से कम बड़ा हो, जो 7 से डिवाइड हो जाए। ढूंढो ढूंढो, 1001 क्या डिवाइड होता है, 1001 को तुम अगर देखो तो 7 9 जा 63 होता है, और 7 10 जा 70 होता है। ओके ओके, अगर हम लोग 100 को डिवाइड करें तो 100 तो नहीं जाएगा, ठीक है, कितना तुमको चाहिए होगा, 100 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड करें तो 7 1 जा 7 30, 7 4 जा 28, दैट विल क्रिएट द हेयर 2, दैट मीन्स 20, 7 2 जा 14, और 14 आया, और दैट मीन्स 6, तो दैट मीन्स 6। या फिर सिंपल बात कहूँ तो अगर यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे जो 2 उतरा, इस 2 के साथ अगर 1 भी उतर जाता, दैट मीन्स ये कट जाता 3 से, ओके 21 आ जाता। अगर 0 की जगह 1 आ जाए और यहाँ पे 3 लिख दूँ तो 21 तो कट जाएगा। दैट मीन्स 1001 सबसे छोटा नंबर है जिससे क्या होता है, 7 डिविजिबल होता है। क्या होता है, 7 डिविजिबल होता है। अच्छा, ये एक और 9 होगा, आई एम वेरी सॉरी। हमें 3 डिजिट नंबर बोला था ना, ओ हो, सॉरी, आई हैव टेकन द 4 डिजिट नंबर। कोई बात नहीं, होती है गलती, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती है। आ जाओ, तो हमें क्या बोला था, हमें 3 डिजिट नंबर लेना था। 3 डिजिट नंबर 100 ना होके 1000 होगा, और सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर क्या होगा, 999। ये सही लिखा था मैंने, 100 में गड़बड़ कर दी थी। ठीक है, अब 100 का सबसे नियरेस्ट एक ऐसा नंबर ढूंढो जो 7 से डिवाइड हो। ओके, पहले तो 100 को डिवाइड करो, कैसे निकालना है सिखाती हूँ। जिससे डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो उससे उसको पहले भाग लगाओ, तो 7 1 जा 7 और 3 उतरा। अब ये 3 के साथ ऐसा क्या उतरेगा जो 7 भाग दे देगा, 3 के साथ अगर 5 उतरे तो 7 भाग दे देगा। तो 105 सबसे छोटा नंबर है, यहाँ पे 105 रख दो, डायरेक्ट 3 के साथ 5 उतरेगा और ये चला देगा 7 5 जा 35। तो 105 सबसे छोटा नंबर है जो 7 से डिवाइड हो, और सबसे बड़ा नंबर 99 से छोटा नंबर, सबसे छोटा 99 से सबसे नज़दीक वाला नंबर जो कि 7 से डिवाइड हो। पहले तो 99 को डिवाइड करके देख लो, पता चल जाएगा। 999, 7 1 जा 7 29, 7 4 जा 28, दैट मीन्स 1। अब ये 1 की जगह अगर 4 आ जाता तो दैट मीन्स इट विल बी गुड फॉर द करेक्टिंग। तो 99, देन 994 विल बी दी आंसर, जिस पे वो क्या होता है, 7 डिवाइड कर देता है, और वो वही नंबर है जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, 3rd डिजिट जो 7 से डिवाइड हो जाता है। आई थॉट इसके अलावा और कोई डिजिट नहीं होता 994 के ऊपर, 999 से छोटा ऐसा कोई डिजिट नहीं होता जो 7 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, एक बार फिर भी मैं रीचेक कर लेती हूँ, वेट फॉर द 5 मिनट। 7 4 जा 28, 1 आया तो 4 उतारेंगे तभी 14 आएगा। हाँ, परफेक्ट। अब तुम्हारे पास फर्स्ट टर्म आ गया, लास्ट टर्म आ गया है। मैंने बताया कितने टर्म है वो निकाल दो भाई। तो मैंने बताया लास्ट टर्म हमें मिला है, दैट इज़ द 9 9 and 4। लास्ट टर्म है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कितने नंबर ऑफ टर्म है। तो 105 n-1 और d की वैल्यू निकालनी है, तो d की वैल्यू निकाल दो। 105 के बाद कौन सा ऐसा नंबर आएगा
जिससे हमें डी की वैल्यू मिल जाए। तो 105 है, 105 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 105 के बाद 3 है ना, तो अगर 6 आए, 7 आए, 35, उसके बाद 42 हो जाता है डायरेक्ट ना। ओके ओके ओके, तो अगर ये हो जाए जैसे कि 9 हो जाए, 39 नो, 35 नो, 36 नो, नो नो नो, बट 7 1 जा 7, ओके यू विल गेट द 3, और 3 से आप सिर्फ 5 डालोगे तभी 35 आएगा। दैट मीन्स अब इसमें तो 1 0 टाइम्स में तो कोई 7 से डिवाइड नहीं होगा। अगर 1 1 0 में देखे, 1 1 0 में देखे तो 11 में से 7 गया, 1 2 3 4 और 40 आया, तो मीन्स 42। तो 1 1 2 एक नंबर है जिससे डिवाइड खा रहा है। 11 में से 7 गया, 1 2 3 4 और 42। तो 1 1 2 शायद इसके बाद एक ऐसा नंबर है, आप एक बार रीचेक कर लेना, जो कि डिवाइड खा रहा है 7 से, और ये सेकंड नंबर है, सेकंड पोजीशन पे है, n बराबर 2 है और nth टर्म 1 1 2 है जिससे वो भाग खा जाए। तो अगर A2 1 1 2 है और A1 105 है, तो दोनों को माइनस करके हमें D मिल जाएगा, विच इज़ द कॉमन डिफरेंस मिलेगा ना। तो 12 में से 5 जाएगा तो 7, तो कॉमन डिफरेंस क्या आया? 7 आया। तो बस सिंपल बात, अब n की वैल्यू निकाल दो, मैंने आपके लिए इक्वेशन बना दी। अब इट्स योर ड्यूटी टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस, मतलब इट्स योर ड्यूटी टू फाइंड व्हाट द हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन द 3 डिजिट विच आर डिविजिबल बाय 7। मैंने आपको समझाया क्या करना है, पहले सबसे छोटा पहले लिखना है कि 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, ख़त्म कहाँ से होता है। फिर सबसे छोटा नंबर ढूंढो 100 से ज़्यादा, सबसे छोटा 100 से ज़्यादा नंबर जो कि 7 से भागा खा जाए। पहला 2 डिजिट ढूंढ के स्टॉप हो जाओ, क्योंकि पहला 2 डिजिट से आपको कॉमन डिफरेंस मिलेगा। फिर उसी तरह 999 को भी 7 से डिवाइड करके लास्ट टर्म में ढूंढ लो, फिर उसकी मदद से आप इक्वेशन बना लो बाय यूजिंग द nth टर्म, और जो उसको सॉल्व कर लेगा दैट मीन्स यू विल गेट द n टर्म वैल्यू। तुम्हें n टर्म की वैल्यू मिल जाएगी, और n टर्म की वैल्यू मिल गई मीन्स तुम्हें पता चल गया कितने टर्म्स हैं, क्योंकि लास्ट टर्म इज़ द लास्ट टर्म, अगर उसमें n मिल गया है तो मतलब कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म है वो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। अब 14 नंबर, सिमिलर रेट्स, योर ड्यूटी टू फाइंड इट। ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, क्या वैल्यू है n का, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 AP दिस एंड दिस इक्वल। क्या n की वैल्यू होगी, व्हाट वैल्यू ऑफ n, जो nth टर्म है 2 AP का, वो सिमिलर होगा। मीन्स तुम्हें वो n की वैल्यू निकालनी है जिस nth टर्म में उस दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की वैल्यू सिमिलर हो। मीन्स ये स्टार्ट हो रहा है 63, 65 और 67 में। ठीक है, और तुम्हें ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, पता है, इसको मैं ट्राई करने तुम्हें देती हूँ। अगर ये नहीं हुआ कमेंट डाउन करो, ये मैं तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगी, क्योंकि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये ट्राई करना बनता है। ये सीधा डायरेक्ट बता देना मज़ा नहीं आएगा, ये ट्राई करना। आ जाओ 16 नंबर पे, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 60। ये तो ये वही क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेना भाई। एक ही चीज़ क्या बताऊंगी, नए क्वेश्चन हो तो फिर बनाने में अच्छा भी लगता है। 20 टर्म निकालो लास्ट टर्म ऑफ द AP से, जहाँ पे तुम्हारे पास, अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा है, कि तुम्हें लास्ट से निकालना है। लास्ट से निकालना है तो कोई नया काम नहीं करना है, तुम फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को बना दो। मीन्स 253 से स्टार्ट कर दो तुम्हारी AP, और ये चलते चलते कहाँ तक, 3 तक पहुँच जाएगी। अब 253 है, कॉमन डिफरेंस क्या है, 5 है। दैट मीन्स अब इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, अब इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, दैट मीन्स यहाँ से जो इसका प्रीसीडिंग टर्म होगा, उससे प्रीसीडिंग टर्म होगा वो फिक्स नंबर 5 से प्लस होगा। दैट मीन्स इससे माइनस कर दो। मीन्स 253 से अगर आप 5 माइनस करोगे, मीन्स अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, दैट विल बी -5, क्योंकि क्या हुआ, मैंने AP बदल दी। लास्ट टर्म से फाइंड करना है तो लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म बना दो, और सिमिलर फॉर्मूला nth टर्म का अप्लाई करो और 20th टर्म निकाल लो। तो दैट मीन्स क्या हो गया, 13 में से 5 गया, 13 में से 5 गया, तो दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 7 एंड 2, तो 2 7 8 मिला। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया हमारे पास, कॉमन डिफरेंस -5 आ गया, और पहला टर्म 253 आ गया। हमें A20 निकालना है फ्रॉम द लास्ट टर्म, तो A + n - 1 मीन्स 19, और D क्या हो गया, -15।
तो क्या आ गया 253 माइनस 9 5 जा 45 का 4 और 5 1 जा 5 5 प्लस 4 दैट वाज द 95। माइनस करो, क्या वैल्यू आई, 13 में से 5 गया 8 आया, 13 में से 5 गया 8 आया, 14 में से 9 गया दैट मीन्स 3 and 2 5 एंड अल्टीमेटली 158 विल बी द आंसर। समझ आया? सिंपल। अगर बोले कि फ्रॉम द लास्ट टर्म निकालो किसी भी नंबर को, तो देन यू हैव टू जस्ट मतलब पलट दो एपी को, पहला टर्म को लास्ट टर्म बना दो, लास्ट टर्म को पहला टर्म बना दो और कॉमन डिफरेंस में नेगेटिव निकाल दो और अल्टीमेटली nth टर्म का फॉर्मूला लगा के जो नंबर या जो टर्म निकालने बोला है उसको निकाल दो। आ जाओ 18 नंबर पे। द सम ऑफ 14 एंड 18 टर्म इज, ये भी सिमिलर है, ये बना लो, ठीक है, वही चीज़ है जो ऊपर से हम लोग करते आ रहे हैं। ये 19 नंबर पे आओ। Subha Rao started work in 1995 at an annual salary of 5,000। एक सुभा राव है, लड़की का या लड़का का नाम है, जो 1995 में काम को स्टार्ट की 5,000 में, और उसको हर एक साल जो है 200 रुपया का इंक्रीमेंट मिलता है। अब 200 रुपया का इंक्रीमेंट मतलब हर साल उसका सैलरी में 200 रुपया इंक्रीज होता है। मतलब अगर पहला साल वो 5,000 पर मंथ उठा रही थी तो दूसरे साल वो 5,200 उठा रही है पर मंथ, मतलब 200 का मुनाफा होता है उसको हर साल, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर वो 5,000 पहले मंथ में उठा रही है तो दूसरे पहले मंथ के साल में उतारी है तो दूसरे मंथ के साल में वो 5,200 उठाएगी, उसी तरह 5,400 उठाएगी, उसी तरह 5,600 उठाएगी, 200 में इंक्रीमेंट होगी। तो तुम्हें बताना है कि ये अमाउंट इसकी 7,000 तक कब तक पहुंच जाएगी। मीन्स nth टर्म 7,000 है, वो उसके n की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो सिमिलर है, 7,000 बराबर a विच इज़ द 5,000 प्लस n क्या है वो हमें पता करना है, n-1, और d हमें पता है क्या है विच इज़ द 200। तो बस इसको सॉल्व करो, आंसर फाइंड आउट करो और बस फोड़ दो पेपर में। अब आ जाओ 20 नंबर। रामकली सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ईयर। पहला साल वो 5 रुपये क्या करती है, पहला साल के पहला वीक में, हफ्ते में वो 5 रुपये जमा करती है। उसके बाद उसका वीकली सेविंग्स जो है वो 1.75 अमाउंट बढ़ता है। इफ़ इन द nth वीक तक पहुँचते पहुँचते उसका सेविंग 20.75 है तो फाइनल, ये भी बहुत इजी है। तुम्हें ए दिया है दैट इज़ वीकली सेविंग्स कितना हुआ उसका वीकली सेविंग 1.75 इंक्रीज़ हो रहा है, मीन्स हर मंथ, मीन्स ये डी दिया है तुमको, तुम्हें ए दिया है, तुम्हें डी दिया है, फिर देन तुम्हें nth टर्म दे दिया है, तुम्हें n की वैल्यू फाइंड करनी है। इट्स योर ड्यूटी टू फाइंड द 22 क्योंकि बहुत ईजी है। जितने क्वेश्चन मैंने बताया आपको, जितने क्वेश्चन मैंने उसके रिमाइंड पे स्किप किया वो बहुत इजी थे, और इट्स योर ड्यूटी कि उसको अपने से लिख के एक चीज़ समझ के सॉल्व करो। नहीं आ रहा है तो अगेन कमेंट डाउन करो कि मैम मुझे ये वाला नहीं आया, आप मुझे नेक्स्ट ये वीडियो में समझा देना, मैं डेफिनेटली उसको दोबारा लेके आऊँगी, दोबारा समझाऊँगी। प्लीज़ कमेंट डाउन एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। और बाकी एक क्वेश्चन जो इंटरेस्टिंग था वो मैंने खुद छोड़ा है क्योंकि आप ट्राई करो, उस पर दिमाग लगाओगे तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पे बैठने का एक्सपीरियंस होगा, और साथ ही साथ कि कैसे उसके लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि पेपर में कुछ टफ क्वेश्चन आते हैं, वो उनमें से एक है, और वो टफ क्वेश्चंस को आपको कैसे हैंडल करना है वो आना चाहिए, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन स्किप किया है। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो, वो चीज़ मैंने ऑलरेडी समझानी है आपको, और अगर आप बना लोगे तो देन यू विल फाइंड वेरी हैप्पी, बहुत खुश हो गया, ठीक है। और आई होप कि आप बना ही लोगे, इतना तो ब्रेव समझती हूँ वॉरियर्स को, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर वॉरियर्स। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा से समझ आया हो। थैंक्स फॉर वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तक पहुंच चुके हैं और अल्टीमेटली आपका मैथ सीरीज़ भी ख़त्म होने जा रहा है। मैं सोच रही हूँ कि आपके लिए रिविजन सीरीज़ लाओ जिसमें मैं क्विक रिविजन करा दूँ आपका साइंस का टुगेदरली विद द मैथ। इफ़ यू वॉन्ट दिस, कमेंट डाउन करो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।